हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। लॉट्स ऑफ मोटिवेशन एंड एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा डर, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, पढ़ने जाना तो नींदों का आ जाना, सोने जाना तो नींदों का ना आना। खैर दोस्तों, ये सब चलता रहेगा। गिरते वही हैं जो चलने की कोशिश करते हैं, जो बैठे रहे वो कभी गिरे ही नहीं। तू सीए है भाई, उठ खड़ा हो जा। एक एग्ज़ाम से क्या डरना, हिम्मत रख, तू इस अटेम्प्ट में पास कर जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग चैप्टर 3 का रिवीजन करने जा रहे हैं। चैप्टर 3, चार्ज ऑफ जीएसटी। इस चैप्टर में हम लोग सेक्शन 9 को देखेंगे, सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट को देखेंगे, सेक्शन 10 एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर को देखेंगे। आरसीएम के लिए अपने इस चैप्टर के पार्ट 2 को देखेंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट को टैक्स लेवी करने का पावर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू मिला है। दोस्तों, जब कोई ट्रांजैक्शन चार कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, जब कोई ट्रांजैक्शन ये चार कंडीशन को फुलफिल करते हैं, चार कंडीशन कौन से हैं? वो ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स का होना चाहिए या सर्विसेज का होना चाहिए बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस में होना चाहिए। दोस्तों, जब कोई ट्रांजैक्शन ये चार कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई कहा जाता है, और जैसे किसी ट्रांजैक्शन को सप्लाई कहा जाता है तो टैक्सेबल इवेंट क्रिएट हो जाता है, और टैक्सेबल इवेंट क्रिएट हो गया दोस्तों, आपके पास गवर्नमेंट जीएसटी मांगने के लिए आ जाएंगे। जीएसटी तीन टाइप के होते हैं। जीएसटी में टैक्स तीन टाइप के होते हैं: सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है, आईजीएसटी आपका इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है। तो यहाँ पे हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे कहते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई में लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में रहता है या सेम यूनियन टेरिटरी में रहता है। डेट मीन्स दोस्तों, इंटर स्टेट सप्लाई में सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में रहेगा या सेम यूनियन टेरिटरी में रहेगा, तो उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई कहा जाएगा। और इसके ऊपर आपका सीजीएसटी लगेगा प्लस एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगेगा। तो 50% रेवेन्यू शेयर किया जाएगा सीजीएसटी, डेट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। 50% रेवेन्यू आपको शेयर किया जाएगा एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, डेट इज स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के साथ। इंटर स्टेट सप्लाई वैसा सप्लाई होता है जिसमें सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट प्लेस पे होता है। तो जैसे ही कोई सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो उसके ऊपर आपका आईजीएसटी लगता है, और ये उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। दोस्तों, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर बोथ डिफरेंट प्लेस पे रहता है, डिफरेंट स्टेट में रहता है। एक तो आउटसाइड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी रहता है। दोस्तों, जीएसटी हम मैक्सिमम 40% ले सकते हैं। अगर आईजीएसटी की बात करें तो आईजीएसटी में मैक्सिमम हम लोग 40% चार्ज कर सकते हैं। सीजीएसटी की बात करें तो हम लोग 20% चार्ज कर सकते हैं, और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में 20% ले सकते हैं। डेट मीन्स दोस्तों, अगर आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो उस पर आप मैक्सिमम 40% जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 40% जीएसटी चार्ज कर सकते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी को मिला के। अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई है, अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई है तो उसके ऊपर आप मैक्सिमम 40% जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जीएसटी के प्रीव्यू में कुछ गुड्स को नहीं रखा गया है। उस गुड्स को रखा जाएगा फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। जीएसटी ऑन द फॉलोइंग शैल बी लेविएबल फ्रॉम द डेट
टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। पहला क्या है आपका पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट डेट इज पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को दोस्तों कंप्लीटली जीएसटी से बाहर रखा गया है और इसे आपको जीएसटी के डेफिनेशन में एक्सक्लूड ही नहीं किया गया है। अब दोस्तों आपका बात आ जाता है कि टैक्सेबल इवेंट हो गया, गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगने के लिए आ गया, कौन सा टैक्स देंगे ये डिसाइड आपका हो गया। किसके ऊपर डिसाइड हुआ? सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड हुआ। अगर सप्लाई आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो वहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगेगा। अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई है तो वहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। अब दोस्तों बात आती है पैसा कौन देगा, टैक्स गवर्नमेंट को कौन देगा? हु विल पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट? या तो सप्लायर देगा दोस्तों, या तो सप्लायर देगा गवर्नमेंट को टैक्स, या तो रिसिपिएंट देगा। अगर दोस्तों सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स देता है तो वो फॉरवर्ड चार्ज कहलाएगा, और अगर रिसिपिएंट गवर्नमेंट को जीएसटी अमाउंट देता है तो उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, आरसीएम कहते हैं। दोस्तों आरसीएम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 3 के पार्ट 2 में। अब दोस्तों हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टॉपिक है जिसका सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 है। एक बार अब हम लोग पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर को देखते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स किसे कहते हैं? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट डिजिटल बेसिस या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू किया जाता है तो उसको, जिस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क या डिजिटल के थ्रू किया जाता है उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट और मैनेज अ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस। अब ईसीओ के प्रोविजंस में हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट नोटिफाई किया है सर्विसेज वेयर ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी डीम्ड एज अ सप्लायर एंड लायबल टू पे टैक्स। दोस्तों 4 टाइप के सर्विसेज हैं जिसे गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, और ये सर्विसेज अगर सप्लाई किया जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को डीम्ड सप्लायर माना जाएगा और ई कॉमर्स ऑपरेटर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। फॉर एग्जांपल पहला आपका ट्रांजेक्शन्स क्या है, पहला सर्विस क्या है? अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का सर्विस दिया जा रहा है रेडियो टैक्सी के थ्रू, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल के थ्रू, तो ये सर्विसेज जिस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दिया जाता है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को डीम्ड सप्लायर माना जाएगा और उससे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी। ई कॉमर्स के थ्रू अगर एकोमोडेशन, होटल इन, गेस्ट हाउस, क्लब का सर्विस दिया जाता है तो यहाँ पे भी आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करेगी। हाउस कीपिंग, क्लीनिंग, प्लम्बिंग एट्सेट्रा का सर्विस अगर ई कॉमर्स के थ्रू दिया जाता है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को डीम्ड सप्लाई माना जाएगा और वो जीएसटी का पे करेगी। फॉर एग्जांपल अर्बन, अगर रेस्टोरेंट का सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर दिया जाता है तो आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर को डीम्ड सप्लायर माना जाएगा और वो जीएसटी पे करेगी। जैसे रेस्टोरेंट वाले जोमेटो के थ्रू सर्विस को देते हैं तो यहाँ पे जोमेटो ई सर्विस ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है और जोमेटो को डीम्ड सप्लायर माना जाएगा और जोमेटो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी। दोस्तों आगे हम लोग एक कंपोजिट स्कीम पढ़ने वाले हैं। वो कंपोजिट स्कीम जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करती है। जो सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करती है वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं।
वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई बिजनेस एंटिटी है और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है तो उस बिजनेस एंटिटी को बुक्स मेंटेन करना पड़ता है, रिटर्न को लगाना पड़ता है। रिटर्न बहुत सारे टाइप के रिटर्न हो गए, फॉर एग्जांपल GSTR-1, 3B, GSTR-3B, एनुअल रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। तो छोटे छोटे टाइप के व्यापारी जो थे, छोटे छोटे व्यापारी जो थे, वो गवर्नमेंट के पास गए और वो बोले कि साहब, आप इतने हमसे जीएसटी का काम करवाओगे, इसमें इतने कॉस्ट आ जाएंगे जितने मैं बिजनेस से प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा। तो छोटे छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए गवर्नमेंट ने एक कंपोजिशन स्कीम को लेके आया। कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम के लिए कौन से पर्सन एलिजिबल है? कंपोजिशन स्कीम के लिए ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर, ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड नहीं कर रहा है, डिड नॉट एक्सीड ₹1 करोड़, 1.5 करोड़, सॉरी। ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड नहीं कर रहा है 1.5 करोड़ से 75 लाख रुपया हो जाएगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जम्मू कश्मीर एंड तेलंगाना आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, लेकिन इसके लिए जो आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर रखा गया है 1.5 करोड़ का रखा गया है, और बाकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 75 लाख का रखा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये जो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेगा, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट कौन लेगा? कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट आपका मैन्युफैक्चरर लेगा, ट्रेडर लेगा, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर लेगा। सर्विस प्रोवाइडर में एक केवल रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर को मिलता है। ये आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 के थ्रू ये तीनों टैक्स पेयर, ये तीनों रजिस्टर्ड पर्सन को कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलता है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात ये है कि मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स अदर देन स्पेसिफाइड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स के अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो उनको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे आपका आइसक्रीम हो गया, पान मसाला, टैबेको एंड टैबेको प्रोडक्ट, एरिएटेड वाटर, फ्लाई एश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स एट्सेट्रा। ये सारे के मैन्युफैक्चरर अगर हैं तो उनको ये कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ट्रेडर को कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर को मिल जाएगा। तो ये तीनों पर्सन को जो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिला है, इससे फ़ायदा क्या होने वाले हैं? इनको केवल 0.5% जीएसटी पे करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि अगर ये कोई सप्लाई किए हैं तो इनको 0.5% CGST पे करना पड़ेगा, 0.5% SGST पे करना पड़ेगा। हम लोग अभी CGST एक्ट को पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको लिखा गया है एक्ट में 0.5% ऑफ CGST पे करना पड़ेगा। ये सेम प्रोविजंस आपका SGST एक्ट में भी लिखा हुआ है और वहाँ पे भी आपका 0.5% ऑफ SGST लगेगा, ऐसा लिखा हुआ है। डेट मीन्स आपका इफेक्टिव टैक्स आपको पे करना पड़ता है 1% ऑफ टर्नओवर, 1% ऑफ योर टर्नओवर। ट्रेडर्स के केस में भी आपको 0.5% का CGST, 0.5% का SGST, डेट इज आपका एग्रीगेट देखेंगे तो 1% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट सर्विस के केस में आपका 2.5% CGST एंड 2.5% आपका SGST, इफेक्टिवली आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। दोस्तों, अब ये जो तीन टाइप के पर्सन को जो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट दिया गया, तो यहाँ पे छोटे मोटे टाइप के जो सर्विस प्रोवाइडर है वो गवर्नमेंट के पास चले गए। उन्होंने बोला कि महाराज मेरे से क्या गलती हो गई, मुझे ये कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट क्यों नहीं दिया गया? तो गवर्नमेंट ने बोला भाई ये तो बात सही बोल रहा है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 का कंसेप्ट लाया। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर फॉर सर्विस प्रोवाइडर या मिक्स सप्लायर अ रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 10, एक ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम के लिए आपका एलिजिबल नहीं है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, बट लेकिन
हुज एग्रीगेट टर्नओवर, उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 50 लाख रुपया। तो इस टाइप के सर्विस प्रोवाइडर्स को आपका कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनको प्रॉब्लम क्या है कि इनको थोड़ा टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पे इनको 3% आपका CGST देना पड़ेगा, 3% आपको SGST देना पड़ेगा। इफेक्टिवली देखा जाए तो 6% आपका टैक्स GST इनको पे करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं टैक्स रेट का। मैन्युफैक्चरर के केस में 0.5% प्लस 0.5% आपका 1% हो गया। ट्रेडर के केस में 0.5% प्लस 0.5% इज इक्वल टू 1% हो गया। रेस्टोरेंट सर्विसेज में, रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर कोई रेस्टोरेंट लिकर को सेल करता है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है तो उसको ये कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए आपका 2.5% प्लस 2.5% इफेक्टिवली आपको 5% GST पे करना पड़ेगा। इफेक्टिवली आपको 5% GST पे करना पड़ेगा। अब ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में कवर नहीं हुआ, लेकिन उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 50 लाख रुपया। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों यहाँ पे ये है कि लेस देन 50 लाख रुपया, इज इक्वल टू नहीं दिया गया। अगर 50 लाख रुपया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर हो जाता है तो उस पर्सन को कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेस देन, अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 50 लाख रुपया है तो उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा। और इनका टैक्स हो जाएगा 3% आपका CGST, 3% आपका SGST, इफेक्टिवली आपका 6% इनको 6% टैक्स पे करना पड़ेगा। दोस्तों वही है जो हमने टैक्स रेट को पढ़ लिया है। अब टैक्स जो कंप्यूट किया जाएगा टर्नओवर के बेसिस पे इन द स्टेट, नॉट इंडिविजुअल सप्लाई वैल्यू। अब ऐसा नहीं है कि आप 2 टाइप के प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हो, अब आप एक टाइप के प्रोडक्ट पे आपने कंपोजिशन स्कीम ले लिया और एक टाइप के प्रोडक्ट पे आपने नॉर्मल स्कीम ले लिया। ऐसा नहीं होगा। अगर आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेते हैं तो सारे प्रोडक्ट को जो आप सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर आपका बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है ये है कि हमने तो प्रीसीडिंग कंपोजिशन स्कीम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए तो सपोज कीजिए फाइनेंशियल ईयर आपका 25-26 है, तो इसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर हमने देख लिया। एक एग्रीगेट टर्नओवर आपका 1.5 CR का है, दूसरा आपका 75 लाख का है। 75 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड 1 स्टेट, और आपका 50 लाख रुपया ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में नहीं कवर हुआ है। तो आपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ये टर्नओवर देख लिया, ये टर्नओवर से कम है तो आपके ऊपर कंपोजिशन स्कीम लेवी हो जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ये आपका कंपोजिशन स्कीम कब तक रहेगा, तो दोस्तों जिस दिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 CR या 75 लाख या 50 लाख ये टर्नओवर आपका कंप्लीट हो जाता है तो उस दिन के बाद आपका कंपोजिशन स्कीम आपसे हट जाएगा, कंपोजिशन स्कीम आपसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। इतने दूर आपका कंपोजिशन स्कीम हो जाएगा और इधर आपका नॉर्मल स्कीम के तहत आपको टैक्स पे किया जाएगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दोस्तों कुछ पर्सन्स जो हैं आपके कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। कौन कौन से पर्सन आपको कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है? सप्लायर ऑफ गुड्स नॉट लेविएबल टू टैक्स। आप ऐसे गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं जिसके ऊपर टैक्स लग ही नहीं रहा, तो कंपोजिशन स्कीम की यहाँ बात ही नहीं आएगी। अगर आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप
इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई कर सकते हैं। डेट मीन्स कि आप इंटर स्टेट से दूसरे स्टेट से माल को खरीद सकते हैं, सप्लाई मंगवा सकते हैं, आप दूसरे स्टेट को सप्लाई दे नहीं सकते हैं। 4 नोटिफाइड सर्विस जो था वो अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स हैं। नोटिफाइड गुड्स अपना क्या आ गया, आइसक्रीम, पान मसाला, टैबेको, एरिएटेड वाटर, फ्लाई एश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स एट्सेट्रा, ये सारे का अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनटीआर हैं तो इस केस में भी आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सप्लायर ऑफ सर्विस हैं, अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हैं एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज तो आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि सप्लायर ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज को सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में आपका बेनिफिट मिल जाएगा। अब बोला जा रहा है कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में कौन एलिजिबल नहीं होगा, सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विसेज नॉट लेविएबल। सप्लायर ऑफ गुड्स तो ऑटोमेटिक आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है तो वो भी सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में कवर नहीं आएगा। अगर सप्लायर नोटिफाइड सर्विसेज को ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है तो उसको भी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड एनटीआर, ये सारे बंदे बंदियों को आपको क्या कहते हैं, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। अब क्या कहा गया है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेते हो तो कुछ क्या क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको मस्ट डू आपको करना पड़ेगा, आपको अपने बिल के ऊपर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखना पड़ेगा, साइन बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करना पड़ेगा। जो आपके बिजनेस प्लेस के पास साइन बोर्ड रहते हैं उसके ऊपर आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। आपको GSTR4 एनुअली फाइल करना पड़ेगा बाय 30 अप्रैल। आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, अगर कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले रहे हो तो आप दोस्तों क्या क्या नहीं कर सकते हो। आप रिसिपिएंट से टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकते हो, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे, आप बिल ऑफ सप्लाई को इशू करोगे, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकते हो, आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर कैन रिसीव इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई, आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इनपुट डेट मीन्स आप इंटर स्टेट इनपुट सप्लाई को ले सकते हो। अगर आप ये जो कंडीशंस दिया गया है ये कंडीशंस का ब्रीच करते हैं तो आपको पेनल्टी लग जाएगा। अगर ये सारे कंडीशंस को आप वायलेट करते हैं तो आपको पेनल्टी लग जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। अब अभी दोस्तों हमने देखा था कि एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो एग्रीगेट टर्नओवर में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इंक्लूड करेंगे सारे टाइप के टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई को, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को, इंटर स्टेट सप्लाई को भी। यहाँ पे दोस्तों आपको एक टेक्निकलिटी में फंसा देगा, आपको बोल देगा कि कोई भी सप्लायर मान के चलिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 से पहले इंटर स्टेट सप्लाई करता था, बट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में वो इंटर स्टेट सप्लाई अभी नहीं कर रहा है तो क्या इसको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों हाँ, इसको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। जिस समय आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं उस समय से आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस समय आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं उससे पहले आप इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों जब हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई को इंक्लूड करते हैं, टैक्सेबल सप्लाई को इंक्लूड करते हैं, एक्सपोर्ट को भी इंक्लूड करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटर स्टेट सप्लाई को भी हम लोग ऐड करते हैं।
अब ये कैलकुलेशन एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग टैक्सेस को लेस करते हैं, लाइक CGST, SGST, IGST, सेस को। इनवर्ड RCM सप्लाई को ऐड लेस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, लोन एंड एडवांसेज को लेस करते हैं। अगर हमने कोई सप्लाई किया है बिफोर रजिस्ट्रेशन, अगर हमने कोई सप्लाई किया है बिफोर रजिस्ट्रेशन, तो उस सप्लाई को भी हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए कंपोजिशन स्कीम को चेक कर रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर आपके लिए प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? आपके लिए प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 हुआ। मान के चलिए इस महीने अक्टूबर में आपने रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी के अंदर, तो आप अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो टर्नओवर है उसको आप कंसीडर करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। लेकिन अक्टूबर से पहले तो आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं था, तो अक्टूबर से पहले जो आप लोग सेल किए होंगे तो उसे हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको इंटीमेट करना पड़ता है और आप कैन ऑप्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग, आप कभी भी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। और कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट आपके लिए इफेक्टिव होगा फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशंस। अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है, डेट मीन्स टर्नओवर मतलब 1.5 CR का या 75 लाख का या 50 लाख का, अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है तो आपका आपका कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 एंड 2A में, सेक्शन 10 2A में दिया गया है, वो आपका लैप्स कर जाएगा। अगर आप कोई भी कंडीशंस को सर्टिफाई नहीं कर रहे हैं तो भी आपका कंपोजिशन स्कीम लैप्स कर जाएगा और एट एनी टाइम आप वॉलंटरली विड्रॉल कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम को। दोस्तों, हम लोग एक बार अभी तक चैप्टर 3 के पार्ट 1 के वीडियो में जो देखे हैं उसे एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इंटरस्टेट सप्लाई ऐसे सप्लाई होते हैं जहाँ पे जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर सेम स्टेट या विद इन सेम यूनियन टेरिटरी में होता है तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। उसके ऊपर CGST SGST लगता है। इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर IGST लगता है। आपका मैक्सिमम रेट गवर्नमेंट आपसे 20% 20% इंट्रा स्टेट में और इंटर स्टेट में 40% आपसे मैक्सिमम कलेक्ट कर सकती है। यहाँ पे 20% मतलब CGST आपका 20% प्लस SGST आपका 20%, इफेक्टिवली आपका टैक्स रेट हो गया 40%। मतलब कि आपसे गवर्नमेंट 40% से ज़्यादा टैक्स चार्ज नहीं कर सकती है। 5 आइटम्स हैं जिसे GST में अभी कवर नहीं किया गया है। GST उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। टू बी notified date from the government on the basis of recommendation given by the council। वो 5 प्रोडक्ट कौन कौन से है? पेट्रोलियम हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएटेड टरबाइन फ्यूल हो गया। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस को GST से आउटसाइड रखा गया है, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर मेडिकल पर्पस या ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए है तो उसे GST से आउटसाइड नहीं किया गया है। कंपोजिशन स्कीम लेने का बेनिफिट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो एग्रीगेट टर्नओवर को देखा जाता है वो 1.5 करोड़ रुपया है। 75 लाख स्पेशल स्टेट के लिए है, लेकिन ये 75 लाख स्पेशल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर और एक आपका स्पेशल स्टेट है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 सर्विस प्रोवाइडर के केस में जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 2 में कवर नहीं हुआ उसके लिए आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में 50 लाख का बेनिफिट, 50 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट दिया गया है। अब हम एक बार रेट देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर के केस में 1% डेट मीन्स 0.5%
CGST एंड 0.5% SGST। रेस्टोरेंट के केस में आपका 5%, डेट मीन्स 2.5% SGST, 2.5% CGST। और सेक्शन और आपका सेक्शन 10(2)A में कवर होने वाले सर्विसेज के लिए आपका 6%, डेट मीन्स 3% CGST, 3% आपका SGST। अगर आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं तो आप ITC क्लेम नहीं करेंगे, टैक्स इनवॉइस को इशू नहीं करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई को आप नहीं करेंगे। दोस्तों इसी के साथ अपना चैप्टर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग RCM से रिलेटेड सर्विसेज को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, चैप्टर 3 के पार्ट 2 में देखेंगे। दोस्तों अभी रात के 2:06 हो रहा है, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं एक ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूं, लेकिन टीचिंग करने की हमें हॉबी है, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा दोस्तों। उसी तरह आप लोगों को अगर CA बनना है तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा दोस्तों। आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ये जो आपके आज कितने तारीख हो गए, आज आपके 13 दिसंबर हो गए, 13 दिसंबर हो गए। आपके पास ऑन एन एवरेज किसी के पास 17 दिन का टाइम बचा होगा, किसी के पास 20 दिन का टाइम बचा होगा, अकॉर्डिंगली जिनके पास जितने दिन का टाइम बचा हुआ है। दोस्तों अभी भी ऐसा चांसेस है कि अगर आप अपना बेस्ट दे देते हो, आपका पढ़ा पहले से है, रिवीजन किया हुआ पहले से है, अभी जो आपका पीक टाइम है, एग्ज़ाम टाइम है, इसमें अगर आप अपना बेस्ट दे देते हो, दोस्तों, तो आपके पास होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आप अपना बेस्ट दे देते हो दोस्तों, तो पास होने का पॉसिबिलिटी आपका 100% हो सकता है। लेकिन अगर आप अपना बेस्ट नहीं दोगे तो दोस्त आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी 1% भी नहीं होंगे। दोस्तों मैं अपना एक लाइन में अपना स्टोरी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मैं दिसंबर 2021 एग्ज़ाम में CA बना हूँ। लास्ट डे मेरा जब GST का एग्ज़ाम था तो उसी दिन मैं सोए बिस्तर से गिर गया था दोस्तों, और मेरे पैर में चोट लग गया था। मैं 10 मीटर भी चलने में हमें 5 मिनट का टाइम लग जाता था। पैर में हमने गमछा बांध रखा था, रात में मैं बैंडेज करवाने कहाँ जाता। तो दोस्तों मैं उस रात में कुछ नहीं पढ़ पाया, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि लेटे लेटे जो भी C कैटेगरी के चैप्टर्स हैं, दोस्तों, वो C कैटेगरी के चैप्टर का यूट्यूब पे मैं वीडियो देख लूँ। तो डे बिफोर एग्जाम GST का मैं केवल C कैटेगरी का वीडियो देख के गया था दोस्तों। कई अटेम्प्ट हमें लग गए थे, तो प्रोविजंस, क्वेश्चंस ये सारे तो याद ही थे, लेकिन मुझे CA उस अटेम्प्ट में बनना था दोस्तों। मैंने मेहनत किया था और अगले दिन एग्ज़ाम में लगभग 25 मार्क्स से 30 मार्क्स आपके C कैटेगरी के पेपर से क्वेश्चन आ गया था दोस्तों। अगर मैं उस दिन हार जाता तो शायद मैं आज CA नहीं बन पाता दोस्तों। और वो अटेम्प्ट मेरा ओल्ड कोर्स का लास्ट अटेम्प्ट था दोस्तों। मैं लगभग CA फाइनल का एग्ज़ाम 14 टाइम्स दिया होगा, 12 to 14 टाइम्स दिया होगा दोस्तों। और जिस अटेम्प्ट में मैं एग्ज़ाम पास किया, डेट इज़ आपका दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम में ओल्ड कोर्स से दोस्त केवल 48 स्टूडेंट पास किए थे, बोथ ग्रुप केवल 48 स्टूडेंट पास किए थे। और वो 48 स्टूडेंट में हम एक स्टूडेंट थे जो आपका बोथ ग्रुप से पास किए थे। दोस्तों आप अपना बेस्ट एफर्ट दोगे तब आप जान पाओगे कि आपका किस्मत अच्छा था या ख़राब था, आप पास होते या नहीं होते। ये आप तभी जान पाओगे जब आप अपना इस एग्ज़ाम पीरियड में बेस्ट दोगे। अगर दोस्तों आप अपना बेस्ट दोगे ही नहीं तो आपको पता है आपका किस्मत ख़राब है, आप पास करने वाले नहीं हो दोस्तों। ये चॉइस आपका है, CA आपको बनना है। और मैं एक चीज़ कह सकता हूँ दोस्तों, जैसे आप CA बन गए ना, आपका दिशा एंड दशा, आपका एंड आपके फैमिली का चेंज हो जाएगा दोस्तों। किसी दिन टाइम मिलने पे मैं आपको बताऊंगा अपना CA जर्नी दोस्तों। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर मेरा एफर्ट्स आपको पसंद आएगा, कुछ समझ आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप दोस्तों अगर आप दोस्तों CA इंटर के स्टूडेंट हैं
और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, इससे मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू दोस्तों।